मित्रों, एक बार फिर से युक्तिवर के पाठकों और श्रोताओं दर्शकों का मेरी तरफ से सप्रेम अभिवादन। आज एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बड़े ज्वलंत प्रश्न को लेकर के, जो हिंदी की जनपदीयता से और उसके जन से और उसकी उपेक्षा से संबंधित है। ये एक बड़ा प्रश्न है जो आज तेज़ी से लोगों की ज़ुबान पर है। हजारों कृतियाँ प्रकाशकों द्वारा छापी जा रही हैं, वितरित भी हो रही हैं लेखकों में, क्योंकि जन में तो वितरण नहीं हो पा रहा है। साहित्य की महत्व और प्रतिष्ठा में गिरावट आई है, क्षरण हुआ है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। शब्द की सत्ता खंडित हुई है, उसकी महिमा का विखंडन हुआ है, इसमें भी किसी को संदेह नहीं है। तो उन कारणों पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? ख़ासतौर पर हिंदी के साहित्यिक प्रतिष्ठानों में और हिंदी के व्यापक जो अकादमिक प्रतिष्ठान है उसमें भी ये चर्चा का विषय नहीं। केवल जो रोना रोया जा रहा है वो हिंदी के पाठकों की अक्षमता को लेकर के रोना रोया जा रहा है, और ये बात ठीक नहीं है। मैं आपको 1935 34-35 की याद दिलाना चाहता हूँ। 35 में प्रगतिशील लेखक संघ का वैश्विक सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। भारत से मुल्क राजानंद और सज्जाद जहीर जैसे अंग्रेजी और उर्दू के लेखक वहाँ पर हिंदी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। जब वो लौट कर भारत में आए तो एक बड़ा प्रश्न उन्होंने उछाला कि साहित्य किसके लिए, और फिर कस्मै देवाय हविषा विधेम का प्रश्न पूरे हिंदी पाठकों के समक्ष रखा गया। लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ के दबाव के चलते एक आयातित विचारधारा के जन को स्वीकृति मिली, सामान्य जन को स्वीकृति नहीं मिली, भारतीय जन को स्वीकृति नहीं मिली, भारत की जनपदीयता को स्वीकृति नहीं मिली। वो भी जन जो वर्ग विभाजित जन था उसे स्वीकृति दी गई, और आज उसी का कुपरिणाम कहिए, आज उसी का जो कुछ भी कहिए कि साहित्य इस दशा तक पहुंचा है। ये अच्छी बात है कि हम विश्व मानव की अवधारणा का अध्ययन करें। वैश्विक विचारधारा हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम भी एक ग्लोबल विलेज में रहने वाले रहवासी हैं। विश्व साहित्य को जानना चाहिए, पर घर की निधियों को उपेक्षित करके ये सब जानना हमें तो अच्छी बात नहीं लगती, क्योंकि हिंदी की शक्ति का जो स्रोत है उसकी जनपदीयता है और उसके जन में है। और दुर्भाग्य है कि जनपदीयता और जन को उपेक्षित किया गया है। कारण क्या था? कारण मुझे तो मात्र एक दिखाई पड़ता है कि भारतीय अकादमिक प्रतिष्ठानों में जो राजनैतिक मतवाद थे उसे साहित्य की कसौटी बनाने की जिद ने जनपदीयता को उपेक्षित कर दिया। हमारी परंपरा है नहीं थी। हमारी परंपरा में दूसरी बातें हैं। हमारी परंपरा भरत मुनि की परंपरा है, और भरत मुनि ने जब रस को काव्य की आत्मा घोषित किया था तो उन्होंने तमाम लोक प्रचलित नाट्य रूपों को आधार बना करके इस अवधारणा को बचाकर घोषित किया था। सदियों तक साहित्य विमर्श के केंद्र में ये सब बातें होती रहीं। हम काव्य शास्त्र में पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं। उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में 5-5 संप्रदाय आए। आप उन संप्रदायों को अच्छी तरह जानते हैं, और 500-700 सालों तक लगातार उस पर चर्चा होती रही है। वो हमारे साहित्य विमर्श का आधार बना रहा है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों ने ब्रज को, मैथिली को, अवधी को, भोजपुरी को, कन्नौजी को
पहाड़ी भाषाओं को, कभी लागू किया, कभी नहीं लागू किया। कोई आया तो उसने एक प्रश्न पत्र रखवा दिया, फिर बाद में ढकेल के उसे बाहर कर दिया गया। यही सब चलता रहा है। क्या जो पंडवानी का मंच का कार्यक्रम है, जो लक्ष्मी चंद का साहित्य है, जो लल्लेश्वरी का साहित्य है, बुल्ले शाह का साहित्य है, शेख फरीद का साहित्य है, ईश्वरी के जो फाग हैं, या भिखारी ठाकुर के जो नाट्य रूप हैं, नाथूराम शंकर शर्मा का साहित्य है, सब उपेक्षणीय है। कहीं भी साहित्य में उसकी चर्चा करने योग्य नहीं है। ये सब जो तिरस्कृत किया गया, उसी का दुष्परिणाम है कि हिंदी का संपूर्ण साहित्य लोक रुचि की जिह्वा पर नहीं चढ़ पा रहा है। कबीर और रहीम के दोहे तो याद हैं, लेकिन मुक्तिबोध की कोई कविता, कोई बता दे कि गांव में रहने वाले लोगों को दो पंक्ति भी याद है। और नहीं याद है, यदि लोक रुचि के अनुरूप आपका साहित्य नहीं गढ़ा जा रहा है तो दृष्टिदोष आप में है, दृष्टिदोष जनता में नहीं है, दृष्टिदोष हिंदी के पाठकों में नहीं है। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ नाथूराम शंकर शर्मा का। द्विवेदी युग पढ़ता रहा हूँ, पढ़ाया जाता रहा है, मैं भी पढ़ाता रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी काल का प्रतिनिधि कवि घोषित किया। नाथूराम शंकर शर्मा का नाम केवल नामावली है बस उसमें, इतिहास में। बकिया दो चार पंक्तियों के सिवा नाथूराम शंकर शर्मा का साहित्य पूरी तरह से उपेक्षणीय बना रहा। उसी नाथूराम शंकर शर्मा के प्रति प्रेमचंद ने कहा था कि अब शायद कोई जमाना जरूर आएगा कि महाकवि नाथूराम शंकर शर्मा की जन्मभूमि हमारा तीर्थ स्थान बन जाएगी। जयशंकर बाबू ने कहा था कि ब्रजभाषा के ज़माने में हिंदी को खड़ी बोली के पद पर आसीन करने में जितना प्रयास नाथूराम शंकर शर्मा ने किया है, वो प्रयास दुर्लभ है। माधवी वर्मा ने कहा था कि बचपन से ही नाथूराम शंकर शर्मा का साहित्य पढ़कर हमने अपनी साहित्यिक अभिरुचि को हासिल किया है। तो इतना बड़ा कवि यदि हिंदी में उपेक्षा का शिकार होता है तो इसके कुछ विशिष्ट मायने हैं, और उन विशिष्ट मायनों को समझना आज की ज़रूरत है। सवाल उठता है कि आपकी रचना जो आज आप लिख रहे हो, वो जीवन को कितना संबल प्रदान करती है, वो लोक चित्त पर किस रूप में और कहाँ तक चढ़ती है। यदि लोक चित्त पर आपकी रचना चढ़ नहीं रही है तो दोष दूसरे को मत दीजिए। राहुल सांस्कृत्यायन को याद कीजिए। भिखारी ठाकुर को उन्होंने हिंदी का शेक्सपियर कहा था, और कहा था, भोजपुरी में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि हमनी के बोली में कितना जोर हवे और कितना तेज बा, ये भिखारी ठाकुर के नाटक के देख के जानल जा सके। ये सांस्कृत्यायन जी के शब्द थे। मैं राहुल सांस्कृत्यायन को इस रूप में बहुत महत्व देता हूँ कि उन्होंने 1933 में गंगा एक पत्रिका जो निकलती थी, उसके पुरातत्व विशेषांक में उन्होंने एक लेख लिखा, और जिसमें उन्होंने लोक साहित्य के संकलन की प्रेरणा दी। ये लोक जागरण का प्रथम स्वर है 1933 में। नागरिक पंचायत सभा से जब हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास की योजना बनी थी, तो उन्हीं के दबाव के कारण, लोक साहित्य और उसके संकलन की प्रेरणा के दबाव के कारण ही जो बृहद इतिहास ग्रंथ था, उसके 16वें खंड को हिंदी की लोक भाषा और साहित्य पर केंद्रित किया गया। उन्होंने स्वयं भोजपुरी के 8 नाटक रचे। मित्रों, जो अनुभव लोक के पास है वो नागर जनता के पास नहीं हो सकता। एक छोटा सा किस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। राहुल जी बैठे हुए थे
गांव से आए हुए उनके एक चाचा जो थोड़े साहित्य प्रेमी थे वो भी बैठे हुए थे।